welcome you all in the online session of Azad High School। आज हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लिए हैं क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। जैसे मैं इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज के 2-3 और वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप प्लीज इसको भी जरूर देखें, उसको लाइक और शेयर भी करें। तो आज हम इसका बनाएंगे एक्सरसाइज 8.2 का, यानी कि हम इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे ताकि आपको घर पे सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट दी फॉलोइंग। उसमें से मैंने आपके सामने यहाँ 3 क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको हम यहाँ आज सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक इस क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ डिग्रीज की वैल्यू दी गई है। अब ये जो डिग्रीज की आपको वैल्यू दी गई है, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनकी जो वैल्यू है वो कैसे आई है और किस तरह से निकाली है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें और वहां से समझिए, फिर उसके बाद हम यहाँ करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो उसमें वैल्यूज बताई गई थी कि साइन की क्या है, कॉस की क्या है फॉर द वेरियस एंगल 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो वही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 2 tan square 45। अब याद रखिए जो आगे वाला 2 है वो कांस्टेंट वैल्यू को आप ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे जो tan स्क्वायर 45 है इसका मतलब होता है tan 45 का होल स्क्वायर, यानी कि जो tan 45 डिग्री की वैल्यू आएगी आपको उसको होल स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। सेकेंड प्लस cos स्क्वायर 30 है, इट मीन्स cos 30 का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। आगे है माइनस साइन स्क्वायर 60, तो सेम इसका भी क्या आएगा साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। यहां तक हमने इसको वैल्यूएट करके लिख दिया। अब इसमें नेक्स्ट हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और उनको लिखेंगे। तो जो कांस्टेंट नंबर है तो उसको वैसे ही रखते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये क्या है इन मल्टीप्लीकेशन, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, वो वैल्यूज आप याद करें। तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये जो भी वैल्यू है ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। माइनस साइन 60 की भी वैल्यू होती है √3/2। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम इसको स्क्वायर को तो सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लस में सेम वैल्यू है और ये माइनस में भी सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 × 1, जिसका आंसर कितना आएगा 2। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है उसके बाद जो नंबर है √3/2 वही नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर माइनस के सामने है। तो कोई चीज प्लस माइनस में तो क्या होती है उनका माइनस होता है, तो सेम नंबर होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी कि उनका आंसर 0 आ जाता है। तो हमारे पास सिर्फ 2 बचा था, तो 2 का आंसर 2 ही आया। नेक्स्ट है सेकंड वाला। यहाँ पे आपको दे रखा है साइन 30। अब साइन 30 मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करके ही बताऊंगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट है माइनस cosec 60। अब ये याद रखने के लिए कि cosec 60 की वैल्यू क्या होगी, आपको मैंने पहले भी बताया है कि cosec जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे हम sec 30। sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec की क्या हो जाएगी 2/√3, राइट। प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। उसके बाद आता है cot 45। cot होता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan 45 की वैल्यू अगर 1 है तो cot की भी कितनी हो जाएगी 1। इस तरीके से आप लिख देंगे इसको। अब हम इसको आगे सॉल्व
करेंगे तो सबसे पहले जब भी कोई भी नंबर इन फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन का कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से अपॉन में, तो हम जब भी इसके साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लाइक प्लस या माइनस लगा होता है तो हमेशा ध्यान रखिए उसको एलसीएम लेके ही सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो मैं पहले आपकी सुविधा के लिए आपको बता दूं कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम रूट वाले को नहीं लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जो हमारे केस में है सिंपल फ्रैक्शन में है जिसमें रूट नहीं है, इसको हम बाद में इसके साथ एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो मेरे पास आता है नीचे 2 और ऊपर कितना आ जाएगा 1 + 2। उसी तरीके से 2/√3 को यही रखें अपॉन, सेम यहाँ पे भी 2/3 को ऐसे ही रखें √3 को प्लस, और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले तो आपके पास कितना आएगा, नीचे 2 भी आएगा और यहाँ पे 1 + 2 इस तरीके से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ। 2 प्लस ये कितना आया आपका 3/2 माइनस 2√3 और नीचे भी सेम आया 2√3 प्लस 3/2 इस तरीके से आपका आया है। अब हम जरा इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, देखते जाइए इसके बारी बारी स्टेप को। यहाँ पे मेरा अब सेम फ्रैक्शन में चीजें हैं, तो अब मुझे फिर से क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का इजी तरीका होता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर के लिए, यानी कि बेस में आएगा आपका 2√3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × √3 हो जाता है 3√3। हमेशा याद रखिएगा कि कांस्टेंट नंबर को कभी भी रूट के अंदर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। रूट को रूट के नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है और यहाँ पे एक अंडर रूट के अंदर नंबर है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस, और ये करेंगे तो 2 × 4। उसी तरीके से जो बेस में आएगा आपका सेम, यहाँ पे भी आपने एलसीएम लेना है, तो नीचे कितना आएगा आपका 2√3। आगे यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 + 3√3 इस तरीके से आएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपके इस तरीके से फ्रैक्शन 4 में आ रहे हैं तो जो हमारा मेन यहाँ पे लाइन थी और इसके नीचे का जो ये डिनोमिनेटर पार्ट आता है, इसको हम मल्टीप्लाई में जब लिखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल आ जाता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 3√3 - 4 अपॉन 2√3। जब ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, यानी कि डिवाइड को हम फ्रैक्शन में जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो अब क्या बन जाता है आपका न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 3√3 - 4 और नीचे बचेगा 4 + 3√3। यहां तक आपका ये आंसर बना। अब इसको हम अगर आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कभी भी जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होता है, यानी कि अंडर रूट वाला नंबर होता है, वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ता है। अब रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, कि रैशनलाइज करने का मतलब वो है कि डिनोमिनेटर के पार्ट को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ताकि जो डिनोमिनेटर में है एक कांस्टेंट होल नंबर आ सके। अब इसको करते कैसे हैं, मेरे पास ये आंसर आया है, जब मैं डिनोमिनेटर में देखूंगी तो मेरे पास क्या है 4 + 3√3। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसी सेम से आपने मल्टीप्लाई करना है, बट जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है उसको चेंज करना है। अगर प्लस में है तो आप माइनस लिखेंगे, अगर माइनस में है तो आप प्लस लिखेंगे। तो यहाँ प्लस है तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस, यानी कि सेम माइनस वाले से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है क्या है, आपके पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन जो आपने पढ़ा होता है, आइडेंटिटी मिल जाती है। वो क्या मिल जाती है, a + b @ a - b। तो इसका मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, a + b को मल्टीप्लाई करेंगे a - b में, तो क्या बन जाता है a² - b²।
बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो इसकी वजह से जो मेरा बेस वाला पार्ट है यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। आई नो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, बट हाँ अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आती है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला वीडियो जरूर देखिए। 8th क्लास के लिए बनाया गया है, वहां से आप इजिली सीख सकते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को पहले फर्स्ट टर्म से, यानी कि 3 इंटू 3√3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो कितना आएगा? कांस्टेंट नंबर को हमेशा कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 3 4 12 और √3 एज इट इज। ठीक है। अब सिमिलरली फर्स्ट वाले को मैं सेकंड वाले से करूंगी। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो साइन आएगा आपका क्या? माइनस का। नेक्स्ट 3√3 मल्टीप्लाई बाई 3√3। अब कांस्टेंट नंबर को पहले मैं कांस्टेंट नंबर के साथ करूंगी तो 3 3 से कितना हो जाएगा? 9। नेक्स्ट √3 को √3 के साथ जब सेम नंबर स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? दैट नंबर इटसेल्फ। यानी कि अगर √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या बन जाता है? 3। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट अपने आप को कैंसिल करते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे मेरे पास आया 3 3 9 और एक और 3, तो 9 3 27। तो यहाँ आपके पास आ गया 27। ये हो गया फर्स्ट टर्म के साथ दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब हम सेकंड टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं -4 को करूंगी। मल्टीप्लीकेशन में साइन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर इसके आगे माइनस है तो आपने इसको एज -4 ही कंसीडर करके चलना है। तो -4 इंटू 4 कितना हो जाता है? -16। नेक्स्ट यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू 3√3 कितना बन जाएगा? 12√3। ये आ गया मेरा अपर पार्ट, यानी कि न्यूमरेटर वाला सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर में जैसे कि मैंने बताया ये आपकी आइडेंटिटी यूज होगी, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा हुआ पार्ट सॉल्व। अब हम इसका लास्ट वाला करेंगे। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये चीज और ये चीज दोनों प्लस में है और √3 और √3 भी है, तो ये क्या हो जाता है? ऐड। अब ये ध्यान रखना है कि जो एडिशन में जो रूट वाले होते हैं उनको कैसे ऐड करना। मल्टीप्लिकेशन का तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कैसे ऐड किया जाता है, पर एडिशन में कैसे ऐड किया जाता है वो मैं अब आपको समझाऊंगी। तो आपकी सुविधा के लिए हम इस √3 और जो रूट वाले होते हैं उनको साथ में रख लेते हैं, यानी कि 12√3 प्लस 12√3 को एक तरफ रख लेते हैं। आगे दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7 6 13 3 43 कितना आ जाएगा? राइट। अब इसको नीचे डिनोमिनेटर में हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 16 आया, माइनस सॉरी प्लस लिखा हुआ है, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो माइनस आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए पहले मैं 3 का स्क्वायर लिखती, वो होता है 3 3 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 9 इंटू 3 कितना बन गया आपके पास? 27। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम करेंगे रूट वाला। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम उसको तभी कर सकते हैं स्क्वायर रूट वाले नंबरों को अगर रूट के अंदर वाले नंबर सेम हो। जैसे यहाँ पे √3 दोनों में सेम है तो हाँ हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कैसे किया जाता है? यहाँ से √3 कॉमन निकालिए, अंदर कितना बचा? 12 प्लस 12। हम इसको माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा -11। ठीक है। नेक्स्ट 12 प्लस 12 कितना हो गया आपका? 24। तो इसका क्या बनेगा आपका? 24√3 माइनस 43 होल अपॉन -11। आप ये तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या माइनस वाली टर्म को ऊपर लिखेंगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा?
आपका आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये -24√3 प्लस 43/11, यानी कि माइनस वाली टर्म को मैं ऊपर लेके गई, दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे माइनस, तो ये आ गया आपका फाइनली आंसर। तो ये इतना लंबा आंसर था। ये हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। तो यहाँ से आपका ये आंसर आता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे तो ये है आपका 5 और यहाँ लिखेंगे आप cos 60 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 4 sec 30 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आप लिखेंगे tan 45 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पार्ट में आप क्या लिखेंगे? sin 30 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया आपका। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/2, तो ये आ जाएगा 5 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी आएगी? पहले cos 30 की जाने, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की कितनी आएगी आपकी? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये आएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये आता है आपका 1/4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर होता है, पहले आप 4 को लिख लें। 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। ये आ गया आपका 4 × 4/3 माइनस 1। नीचे हम करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। स्क्वायर में जब भी कोई ऊपर फ्रैक्शन में कोई भी नंबर लिखा होता है तो ऊपर न्यूमरेटर को भी स्क्वायर करते हैं और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर किया जाता है। तो मेरे पास ये आया। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 5/4 प्लस जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसको हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 4 16/4 माइनस 1, और नीचे आपका आएगा कितना? अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4/4। तो 4/4 कैंसिल हो गए तो 1 आंसर आ गया। तो डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है दैट मीन्स आपका सिर्फ न्यूमरेटर वाला ही आंसर होगा। डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट मेरा पूरा खत्म हो गया। अब हम सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में हम देखेंगे क्या है हमारे पास। 5/4 प्लस 3 माइनस 1, मेरे पास ये बचा है। अब क्योंकि ये सारे ही होल नंबर हैं तो हम इनको सबको एक साथ क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से मेरे पास आता है नीचे 12, तो यहाँ 4 को 12 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आता है? 3। जो 3 आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 15 प्लस 3 को 12 से डिवाइड करो तो 3 4 12 होता है, तो 4 आंसर आया। अब जो 4 आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 16 का कितना होता है? 64 माइनस 1 के नीचे कुछ है नहीं, तो हम जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसको हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? 1। तो 1 को 12 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 12, और 12 1 आपके पास कितना आया? ये। तो इन दोनों को पहले तो हम ऐड कर लेते हैं। इसमें हमेशा जो प्लस वाले साइन है उनको अलग ऐड किया जाता है, माइनस वाले साइन को अलग। तो यहाँ पे 2 प्लस के हैं तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास आएगा 79 माइनस 12/12। तो दोनों को मैंने माइनस किया तो कितना आया? 67/12। तो ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होंगे ये तीनों क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो हमें जरूर बताएं।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, और मुझे ये कंडीशन दी हुई है कि जो a plus b है वो दोनों क्या है 90 डिग्री से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, और नेक्स्ट a b से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो फर्दर कंडीशन है, जब a और b हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो मैंने a और b फाइंड आउट किए हैं ये इस कंडीशन को एप्लीकेबल होते हैं या नहीं। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे दैट मीन्स मेरा आंसर क्या है, करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू। तो वो कैसे करेंगे, जब भी आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन दी जाती है तो हमेशा याद रखना है कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। tan a plus b इज इक्वल टू √3 दिया रखा है, राइट, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना है आपने क्या करना है, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है आपको वैल्यू जो tan दी है उसको कैंसिल करना है। उसको कैंसिल करने के लिए मुझे राइट हैंड साइड में भी tan होना जरूरी है। तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, मुझे पता है √3 tan की कौन सी डिग्री की वैल्यू आती है, तो इसमें आता है 60 डिग्री। tan a प्लस b और √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। इस तरीके से मेरे दोनों साइड में, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ गया, tan। तो दोनों तरफ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहां से मेरे पास a प्लस b कितना बच गया, 60 डिग्री। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास दिया है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो tan की कौन सी डिग्री की वैल्यू आपके 1/√3 होती है, 30 डिग्री की। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू की क्या है आपकी 1/√3। तो tan कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे सेकेंड इक्वेशन क्या मिली, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मिली मेरी सेकेंड इक्वेशन। आपके पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ रही है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड में देखूं तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ सकता है। तो हम इसको ऐसे भी हम लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a कितना आया मेरे पास, 45 डिग्री आ गया। a की वैल्यू 45। बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन वन ऑफ दीज इक्वेशंस, या आप 1 में डालें या 2 में डालें, हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू। तो हम किस में डालेंगे, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में डाल लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b 60 डिग्री था, तो 45 डिग्री प्लस b आया आपके पास 60 डिग्री। तो यहाँ से b कितना निकलेगा, 60 माइनस 45। यहाँ पे आया आपके पास 15 डिग्री। ठीक है, तो b कितना आ गया, 15 डिग्री। अब मेरे पास a आया है 45 और b आया है 15। लेट्स सी ये मेरी जो कंडीशन मुझे पहले दी थी उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। पहले दी हुई थी कि a प्लस b दोनों 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। तो लेट मी सी, 45 प्लस 15 कितना हो जाता है आपका, 55। तो ये दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड दिया था 5 है, b 15 है, तो सेकंड कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई होती है। दैट मीन्स मेरा ये आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज मेरी समझ में आई होगी। आप घर पे इसको ट्राई करें, इस वीडियो को देखें और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पहले इस वीडियो को देखें और उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करें या इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके आगे की एक्सरसाइज पे बेस्ड होगी। थैंक यू।